भारत लद्दाख में चीनी फौज के हाथों पसपाई पर शर्मिंदा है और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला जो मुहावरा है उसकी तरह इस वक्त बिहेवियर नजर आ रहा है। उनके ऐसे हैं। ऐसे ही हालात हैं और ये जो नदामत है उससे बचने के लिए भारत में कभी चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाई जाती है तो कभी पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए जाते हैं। अच्छा, कभी वो चीनी लोगों को होटलों में कमरे देने से इनकार कर देते हैं, ये भी हो रहा है। अपने जो है वो चाइनीज मोबाइल और जो टेलीविजन है वो तोड़ रहे होते हैं। बजाय फौजियों से तो वो निमट नहीं सकते, तो इसीलिए इस तरह की छोटी छोटी चीजें करके और उसके ऊपर वो कहेंगे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। भारतीय मीडिया ने LOC और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज की इजाफी नफरी का दावा किया है और साथ ही साथ भारतीय मीडिया ने यह भी इल्जाम लगाया है कि गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू एयरबेस चीन के इस्तेमाल में है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इन भारतीय दावों की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि इन खबरों को मन घड़त कहा है और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। भारतीय मीडिया में ऐसी खबरों की वजह क्या है? भारत अपनी जो फौज है उसकी चीन के हाथों हजीमत का जो बदला है वो इस तरह लेगा या उससे तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है, और वो क्या क्या कर सकता है? पाकिस्तान इस सारे मामले से कितना मोहतात है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो मामला चल रहा है कि जिसमें भारत ने अब ये दावा किया है, भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज की इजाफी नफरी आ गई है और स्कर्दू एयरबेस चीन के इस्तेमाल में है, तो ये इस तरह के, एक तो पहले मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनके पास इस तरह के आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। पहले तो वो कबूतरों और इस तरह की बातें करते थे कि जासूस हैं, गुब्बारे जासूस बना दिए थे, अब वो इस हद तक जा रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमने फौज भी ज़्यादा कर दी है और चीन को अपने अड्डे दे दिए। थैंक यू वेरी मच ओवैस एंड शिफा, अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि इंडियन एक प्रोफेशनल आर्मी है और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जंग की हिकमत अमली का एक हिस्सा होता है। वो बिल्कुल उसी हिकमत अमली के तहत एक प्रोपेगेंडा कैंपेन उन्होंने शुरू की है, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना कि दो न्यूक्लियर कुव्वतें मिलकर हमारे खिलाफ कुछ जारहाना अज़ाइम रखती हैं। पहला मकसद इसका ये है कि वावेला करना और पूरी दुनिया को बताना कि दो पड़ोसी मुल्क मिलकर हमारे खिलाफ क्या करने वाले हैं। इसीलिए वो चीन के हवाई जहाज़ों का जिक्र कर रहे हैं स्कर्दू में, और स्कर्दू को लीज आउट करने के या इस्तेमाल की इजाज़त देने की चाइना की बात कर रहे हैं। तो एक अलार्म क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि वो एक मुश्किल में फंसे हुए हैं और वो चाहते हैं कि कोई रिलीफ यहाँ से मिल सके। एक बात ये। दूसरा, अपनी आवाम को वो ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त हम जल्दी चीन के खिलाफ इसलिए कोई कदम नहीं उठा रहे कि देखें दो तरफ से खतरात हैं, मंडला रहे हैं और हमें टाइम चाहिए और हम उसकी असेसमेंट कर रहे हैं, वरना हम अभी तक चीन को जवाब दे चुके होते। ये दूसरा मकसद है इस प्रोपेगेंडे का, और इसको वो कर इसलिए रहे हैं कि इन दिनों में शिफा ये कॉमन सेंस की बात है कि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, सियाचिन से लेके नीचे वो एरियाज जिन पे नेक्स्ट मंथ में स्नोफॉल शुरू हो जाएगी, उन इलाकों में अगले 5 माह के लिए डंपिंग की जाती है। वहाँ एमिनिशन पहुँचाया जाता है, वहाँ पे राशन पहुँचाया जाता है, वहाँ ऑयल पहुँचाया जाता है हीटिंग के लिए, जो स्टोव्स इस्तेमाल होते हैं सर्दियों में। इन तीन के लिए, हाँ, इन सप्लाईज की डंपिंग के लिए जो अगले 5 माह बर्फ के दिनों में जब रास्ते बंद हो जाएंगे तो इस्तेमाल होनी है, उस डंपिंग के लिए गाड़ियां ऊपर नीचे आती जाती हैं। एक ये ट्रैफिक है जो वहां चल रही है, और दूसरा होता यह है कि जो यूनिट्स अपना टेन्योर कंप्लीट कर चुकी होती हैं सियाचिन में और हाइट वाले एरियाज में जहां बर्फ की वजह से रास्ते बंद होते हैं, वो इन्हीं गर्मी के महीनों में जब यूनिट्स की बदली करनी होती है तो ऊपर वाली यूनिट्स नीचे उतर के आती हैं, और जो पंजाब से या दूसरे इलाकों से जिन यूनिट्स ने उधर जाना होता है वो इन दिनों में ही ऊपर जाती हैं। इसे हम मिलिट्री लैंग्वेज में रिलीफ एंड रूटीन ऑपरेशंस कहते हैं, रिलीफ इन लाइन, के आगे जो डिप्लॉयड ट्रूप्स हैं उनकी तब्दीली करना नए ट्रूप्स के साथ, और पुरानों को अपना अरसा पूरा करने पे वापस बुलाना। अब इस वजह से वहाँ पे हमेशा हर साल मई, जून, जुलाई में ट्रैफिक ज्यादा होती है। अब चूंकि जून है और ये जुलाई का पहला वीक शुरू है, तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया, जी देखो कहीं से कोई सैटेलाइट पिक्चर ले ली होगी कि जी देखें ये गाड़ियां जा रही हैं, 20 गाड़ियां उधर जा रही हैं, 40 गाड़ियां उधर जा रही हैं। तो ये सारा वो प्रोपेगेंडा है।
अदरवाइज इसके अलावा इसमें रियलिटी नाम की कोई तो अब इस प्रोपेगेंडे पर उनकी आवाम कितना यकीन कर लेती है वो तो चले ठीक है, उनकी आवाम को तो हम जानते हैं। असल बात ये है कि क्या दुनिया इस पर यकीन करती है, क्योंकि आवाम को तो वो मीडिया बम्बार्डमेंट के जरिए कुछ भी बता सकते हैं और जाहिर बात है वो तो यकीन कर जैसे नाम हो जिनके ट्विटर वगैरह पे 7-7 मिलियन फॉलोअर्स हो, तो वो जब ये कहें कि भाई कश्मीर में वो जो अभी डेथ हुई, मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट एट्रोसिटीज, ऐसी ब्रूटैलिटी तो हमने शायद ही कभी देखी हो कि वो नाना को बच्चे के सामने उन्होंने मारा, तो वो बरखा दत्त साहिबा ये कहती हैं कि ये तो कोई टेररिस्ट थे जो इन पे हमला कर रहे थे, हमने तो इसको बचाया, तो उस मतभेड़ में जो है वो मारा गया। हाउ अनफॉर्चुनेट। लेकिन अब यही है, प्रोपेगेंडा की ब्यूटी यही होती है कि इसको इस तरह शुगर कोट करके पेश किया जाता है, इस तरह उसे सब्सटेंशिएट किया जाता है तस्वीरों के साथ कि वो लोग उसे सच मानना शुरू कर देते हैं। इसलिए मीडिया उनके अपने अवाम को तो बेच देगा, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस नैरेटिव को ना खरीदेगी, ना वो इस पे यकीन करेगी। लिहाजा ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जो वो कर रहे हैं, इसीलिए DGISPR ने इसको काउंटर करने के लिए अपनी एक फॉर्मल जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ये बेसलेस है और इसमें कोई हकाइक नहीं है। अच्छा तो चीन की अगर हम बात करें तो क्या पाकिस्तान और कश्मीर का जो एक नैरेटिव हम भी बिल्ड करने की अब कोशिश कर रहे हैं? पिछले वक्तों में तो हमने देखा कि वो बिल्कुल ही दम तोड़ गया था, अब उसमें कश्मीर में भी एक नई लहर जो है एट्रोसिटीज़ की भी देखने में आ रही है और एक नया सिरे से तशद्दुद किया जा रहा है वहाँ के लोगों पर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब क्योंकि चीन की भारत के साथ इस किस्म की LOC उनकी जो बॉर्डर्स हैं उस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो हो सकता है कि दुनिया को हमारी बात बेहतर तरीके से समझ आए, क्योंकि अब चीन भी अपने हवाले से एडवोकेट कर रहा होगा तो चीजें सिमिलर होंगी। यस, हुआ ये है कि ये जो चाइना का रिएक्शन है, पहली बात है चाइना ने रिस्पॉन्ड किया है, इनिशिएट नहीं किया। इनिशिएट किया है हिंदुस्तान ने, और हिंदुस्तान ने 3 काम किए हैं जिसकी वजह से चाइना को ये करना पड़ा। सबसे पहला और फॉरमोस्ट काम ये है कि ये क्वाड का हिस्सा बने। उन 4 ममालिक के साथ इन्होंने इत्तेहाद किया, एग्रीमेंट किया। इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने साउथ चाइना सी में तिजारती मुश्किलात में इजाफा करने के लिए और साउथ चाइना सी को डोमिनेट करने के लिए चीन के खिलाफ ये उस इत्तेहाद का हिस्सा बने। फिर अमेरिका ने इन्हें लेवर इन किया और इनको बेट दिया, और उन्होंने अपनी पैसिफिक कमांड का नाम रख दिया इंडो पैसिफिक कमांड, और उसमें एक कलीदी रोल हिंदुस्तान को दिया जो हिंदुस्तान ने अभी तक उसके इनकार नहीं किया और उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की इनके साथ, यहाँ पे सबमरीन और लॉजिस्टिक शिप्स को पार्क करने की इनकी बंदरगाहों पे, और वहाँ पे इनके फिटमेंट का प्रोग्राम हिंदुस्तान और अमेरिका ने मिलकर यहाँ शुरू किया, इस सी को डोमिनेट करने के लिए, इंडियन ओशियन को डोमिनेट करने के लिए। अब ये चाइना के खिलाफ घेरा तंग हो रहा था, इस कवर में उन्होंने 370 और 35A को रिवोक किया, और जो बॉर्डर था चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट के नाम के था, उसकी जो मैकमोहन लाइन थी, मैकॉटनी लाइन थी, या मौजूदा लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट है, ये तीनों मुतनाज़ा एरिया हैं। और हिंदुस्तान ये कहता था कि ये पूरा लद्दाख और अक्साई चिन हिंदुस्तान का हिस्सा है और हम इसको लेंगे। अब जब इन्होंने लद्दाख पूरे को यूनियन टेरिटरी में शामिल करके उसको नक्शे पे हिंदुस्तान का अपना एरिया दिखाया, तो चाइना ने देखा कि ये तो मेरे खिलाफ दोनों तरफ से घेरा तंग हो रहा है। तो चाइना ने अपने आप को असर्ट करने के लिए और उनको एक मैसेज दिया कि अगर तुम ये करोगे तो फिर इसके जवाब में ये भी हो सकता है मैं तुम्हें अपने दरवाजे तक नहीं आने दूंगा। अब ये वो टसल है जो इस वक्त इन दोनों के दरमियान हो रही है। ये डिस्प्यूटेड एरिया था, UN रेजोल्यूशन के तहत एक हल तलब मामला था, और जब UN प्लेबिसिट करवा देता कश्मीर में, लद्दाख भी कश्मीर का हिस्सा है, तो फिर उसमें ये होना था कि वहाँ पे फिर फॉर्मल बॉर्डर की डिमार्केशन होनी थी, जो बरतानिया ने भी नहीं की थी और उसके बाद आज तक नहीं हुई। लेकिन हिंदुस्तान ने जल्दबाजी की और इसको अपने एरिया में शामिल कर लिया यूनिलैटरली, इस पूरे का स्टेटस तब्दील कर दिया। अब जब चाइना ने असर्ट किया और अपना हक जताया, तो वहाँ पे एक टसल शुरू हो गई, और ये मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि चाइना पीछे नहीं हटेगा। चाइना अपनी आप को थ्रेटेंड महसूस करता है, उसकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, जो जोग्राफियाई सरहदों का
कायम करना है, ये एक बुनियादी ज़रूरत होती है। किसी भी मुल्क का एक नेशनल इंटरेस्ट होता है कि वो अपनी जोग्राफियाई हदूद का तहफ़्फ़ुज़ करे। बाकी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी और स्ट्रेटजीज जो हैं वो इसी के दिफा के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन तो क्या जब उसको खतरा होगा तो चीन अपना हक जताएगा। थोड़ा सा हम कंपैरिजन करें तो क्या भारत का और चीन का कोई मुकाबला है या नहीं है? बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है। पहली बात तो आप जीडीपी ले लें, जिसका हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी अक्सर जिक्र करते रहते हैं, और दुनिया में भी कि जी माली मुईशत ठीक नहीं है वरना जंग कर सकते हैं। बात यह है कि 1/5 है जीडीपी हिंदुस्तान की एज कंपेयर टू चाइना। चाइना $14 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। उनकी नेवी इनसे बहुत सुपीरियर, उनकी एयर फोर्स इनसे बहुत सुपीरियर, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इनसे बहुत आगे हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी में इनसे बहुत आगे हैं, लॉजिस्टिक्स एंड मिलिट्री PLA जो है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो हिंदुस्तान की आर्मी के मुकाबले में कहीं बेहतर तरबियत याफ्ता और डोमेस्टिक इक्विपमेंट से इक्विप्ड है। उनको कोई शॉर्टेज नहीं है, जबकि इधर ये अभी तक राफेल तैयारों का इंतजार कर रहे हैं। और मैं एक बात ये लोगों की कंजम्पशन के लिए बताता जाऊं कि जब कोई नया जहाज किसी भी एयर फोर्स में इंडक्ट किया जाता है तो उसको सर्ज रेट पर ऑपरेट करने के लिए एक जहाज के पीछे 4 पायलट्स चाहिए होते हैं, मिनिमम 3, आइडियली 4, तब जाके जहाज पूरा अपना पोटेंशियल जंग में देता है। इनके पास ना अभी वो जहाज पहुंचे हैं, ना उन पर एक पायलट तरबियत याफ्ता है। चे जाए कि ये 4 पायलट पर एयरक्राफ्ट तरबियत दे के उनके ऊपर बिठा सकें। इस काम के लिए इन्हें कम से कम 1 साल का वक्त चाहिए। अच्छा, तो ये तो आपने भारत का और चीन का आपने, हाँ बिल्कुल, और मवाजना भी कर दिया। अब जरा इसी तरीके से हम पाकिस्तान और चीन का मवाजना कर लें, और उसके अंदर सबसे अहम बात तो यही है कि अगर हमारे पास कहीं हथियार कम भी होते हैं तो जज्बा ज्यादा होता है, और वो जज्बा हम बार बार दिखा भी चुके हैं उनको। पहली बात ये है अवैस कि हमारे पास हथियार कम नहीं है। बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर कोई एज्यूम करता है तो इस वक्त जो हमारी स्ट्रेंथ है हिंदुस्तान के मुकाबले में वो ये है कि हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उससे बेहतर आर्मी पहुंचा सकते हैं हिंदुस्तान के मुकाबले में। उसकी वजह ये है कि हिंदुस्तान ने तकरीबन 7 लाख फौज तो रखनी है कश्मीरियों को दबा के रखने के लिए। अगर उधर से उठाएंगे और बॉर्डर पे लाएंगे तो कश्मीर का जिन बोतल से निकल जाएगा, आज़ादी की मूवमेंट पूरी जोर से चल पड़ेगी। और अगर वहां रखते हैं और चीन के बॉर्डर पे भी जो अभी दिन ब दिन डेवलपमेंट हो रही है, अगर उधर भी फौज भेजनी है तो फिर इनके पास इतनी फौज है ही नहीं कि ये हमारे खिलाफ भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी डिप्लॉयमेंट करें, चाइना के खिलाफ भी 1.5 लाख की फौज इकट्ठी करें और 7 लाख फौज कश्मीर में रखें। ये 3 महाजों पे जंग करने की सलाहियत आज नहीं रखते। कोई भी फौज 3 महाजों पे जंग नहीं लड़ सकती। एक तो ये एडवांटेज है हमें, हमारी आर्मी बैटल हार्डन्ड है। वो पिछले 15 साल से मुसलसल हालत जंग में है, और उस हालत जंग में है जहां दुश्मन की पहचान भी मुश्किल होती है। जब पता हो ना कि दुश्मन सामने है, ये यूसुफजई बेहतर समझते हैं, आसानी हो जाती है पहचानने में। हाँ, ये यूसुफजई बेहतर समझते हैं कि दुश्मन किस सिमत में, जब नजर आ रहा हो तो लड़ना आसान होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो हमारा इक्विपमेंट है वो चाइना और पाकिस्तान आर्मी का इक्विपमेंट आइडेंटिकल है। हम उसमें एक दूसरे को फौरी तौर पे अगर कोई कमी चाहिए हो तो आज लें तो सुबह हम उसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी चाइना का बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिलरी का और दूसरी व्हीकल्स का और वेपन्स का इक्विपमेंट चाइना का बहुत ज़्यादा पहले ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी इतनी है कि हमें कोई शॉर्टेज नहीं होगी अगर हमें जंग लड़नी पड़े तो। अब जज्बे की बात जो आपने की थी, यकीनन हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने, फारूक साहब ने जब UN पे जाने से पहले अपना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उधर गए थे तो उन्होंने कहा था 3 लाख वॉलंटियर्स ने नाम लिखवाया हुआ है जो कश्मीर जाना चाहते हैं। ये साबका रिटायर्ड नदरन लाइट इन्फेंट्री के और साबका रिटायर्ड फौजी लोग हैं और नौजवान तबका है कॉलेज यूनिवर्सिटीज का, जो लड़ने के लिए तैयार हैं और अपने कश्मीरी भाइयों के लिए अपनी फौज के साथ हाथ में हाथ मिलाकर लड़ेंगे। तो हमें इंशाअल्लाह न जज्बे की कमी है, न रिजॉल्व की कमी है, और न हमारे पास तरबियत और इक्विपमेंट की कमी है। अगर हिंदुस्तान ने हमें चैलेंज किया
تو انشاءاللہ یہاں پہ جنگی قیدیوں کی ایک لمبی لائن ہوگی ہندوستانیوں کی، اور کشمیر آزادی کی طرف چلا جائے گا. اس کو انشاءاللہ روک نہیں سکیں گے. اچھا جنرل صاحب، ایک اور چیز اور آخری چیز، اور شاید غالباً اس حکومت کے لیے سب سے امپورٹنٹ، بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فورن پالیسی جو ہے وہ اسٹرانگ فوٹے ہے اور ہماری بڑی مضبوط جا رہی ہے، کم از کم پچھلے 2 ادوار کے مقابلے میں. تو آپ اس حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، آپ 2 سال میں گورنمنٹ کی پرفارمنس کو کیسے دیکھ رہے ہیں فورن پالیسی کے حوالے سے، کہ وہاں کے تو جتنے لوگ ہیں وہ فورن منسٹرز ہیں، وہ ٹورز بھی کر رہے ہیں مختلف ممالک میں، جا کے بتا رہے ہیں، اپنی جھوٹی من گھڑت عجیب و غریب کہانیاں سنا رہے ہیں. ہماری فورن منسٹر اور فورن آفس کی پرفارمنس اور پھر گورنمنٹ کی کیا ریزالو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں؟ شفا، بات یہ ہے اس وقت دنیا ہندوستان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتی. حقیقت یہ ہے امریکہ کا وہ الائے ہے، ویسٹ کا وہ الائے ہے. امریکہ نے، آسٹریلیا نے، جاپان نے اور ویسٹ نے ان کو کنٹینمنٹ آف چائنا کے لیے استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک پورا الگ سبجیکٹ ہے. ٹریڈ وار ہے چائنا اور ایران کی، اور چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، بیکاز دنیا اس کو نئی ابھرتی ہوئی ورلڈ پاور کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے. اب ویسٹ چاہتا ہے کہ اس کی یہاں پہ ٹانگیں کھینچ دی جائیں. وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں امیڈیٹ نیبر کو، جو سائز میں جتنا ہے، مارکیٹ بہت بڑی ہے، آبادی میں چائنا سے بھی اب آگے نکل گیا ہے. تو وہ اس 1.25 ارب کے ملک کو استعمال کرنا چاہتے ہیں چین کے خلاف. سو جب کسی کو استعمال کرنا ہو تو پھر اس کے خلاف پیونیٹیو ایکشن نہیں لیا جاتا. اس وجہ سے پاکستان جتنا چیختا چلاتا رہے، اور اس کے خلاف ریزنیبل آرگیومنٹ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، پھر نہیں ایکسیپٹیبل ہوتا. اب اتنا دیکھیں، 80,000 لاشیں گر گئیں، 16,000 بیٹیاں ریپ ہو گئیں، 800 بندوں کو پیلٹ گن سے بلائنڈ کر دیا گیا، پھر نہتے کشمیری کو جیپ کے آگے باندھ کے ایز اے ہیومن شیلڈ یوز کیا گیا. لیکن اس کے باوجود دنیا جو ہے اس کے قانون پر جو نہیں رہی تھی. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس بچے کے ہوتے ہوئے جس طریقے سے اس کا نانا قتل ہوا ہے، سوائے اشک شوئی کے اور تھوڑا بہت بیان دینے کے، کون سے انڈیا کے خلاف لیا گیا؟ تو مجھے نہیں لگتا. ہمیں ریلائی کرنا ہوگا اپنے زور بازو اور اسٹریٹجی پہ. یہ ڈپلومیسی ہمیں اس مشکل سے نہیں نکالے. ہمیں اپنے زور بازو پر ریلائی کرنا ہوگا. بہت شکریہ اعجاز امان صاحب آپ کا.